Bristol provides quality education with affordable price. Starting from rest. তাহলে কোশ্চেনে কি বলেছে দেখো, এ লেন্স কত সময় ধরে মুভ করছে 5 সেকেন্ড সময়। लाइट चैप्टरेर किछु एमसीक्यू। हेलो एवरीवन, आज के क्लास में हम क्लास 11th के एक चैप्टर्स है यूनिट्स एंड डायमेंशंस, उस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन स्टार्ट होने से पहले मैं आपको एक नोटिफिकेशन देना चाहता हूँ। हमारा जो क्रिस्टल एकेडमी के 2 ब्रांचेस आता है, एक है रामनगर 1 में अगरतला में और दूसरा वाला है शांति बाजार में। ठीक है, तो हम क्लास 8 से लेकर 10th तक हम साइंस और मैथ्स के क्लासेस प्रोवाइड करते हैं और 11th और 12th के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, उसके साथ साथ एंट्रेंस के भी क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। आप कैसे ज्वाइन करोगे, स्क्रीन में एक नंबर है, आप इसमें कॉल करके ज्वाइन हो सकते हो, अगरतला के लिए भी और शांति बाजार के लिए भी। ठीक है, तो देरी ना करते हुए आज का पहला जो क्वेश्चन है, हमारा पहला क्वेश्चन है क्या है, देखो ध्यान से, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। इफ फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट्स, मतलब अब हमें क्या करना है, हमें फोर्स, वेलोसिटी और टाइम को फंडामेंटल यूनिट पकड़ के सारे का सारा जो डायमेंशन है इन तीनों का, फोर्स का डायमेंशन क्या आता है, फोर्स का डायमेंशन आता है हमारे पास, फोर्स का डायमेंशन आता है mL/2, ये है फोर्स का डायमेंशन। ठीक है, फोर्स का डायमेंशन। और दूसरा वाला है वेलोसिटी का डायमेंशन, तो वेलोसिटी का डायमेंशन हमारे पास क्या बनता है L⁻⁻⁻⁻, ये सारा हमें पता है। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करते हैं हम ये डायमेंशनल फॉर्मूला यूज करके। ठीक है, तो टाइम के लिए हमारे पास डायमेंशन क्या बनेगा, टाइम के लिए हमारे पास डायमेंशन बनेगा T। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन सारे डायमेंशंस को हर एक सेटअप में पुट करना है। ठीक है, इन चारों में से एक सेटअप ऐसा निकलेगा जिसमें पुट करने के बाद आपको क्या मिलेगा, मास मिलेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम पहला वाला ऑप्शन को ट्राई करते हैं। ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन में आपके पास क्या है, पहले वाले ऑप्शन में आपके पास है F⁻⁻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 ⁻
तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको फोर्स का डायमेंशन पुट करना पड़ेगा पहले, एम एल टी टू दी पावर माइनस टू। वेलोसिटी में आपके पास क्या है, वेलोसिटी में आपके पास है एल टी टू दी पावर माइनस वन, उसके पावर में है माइनस वन, ठीक है, और बगल में है टी टू दी पावर माइनस वन, ठीक है। तो अब कैलकुलेशन की बात, तो पहले वाले ऑप्शन को ध्यान से देखो, एम एल टी टू दी पावर माइनस टू, जैसा फोर्स की जगह पर फोर्स का डायमेंशन है, वेलोसिटी की जगह पर वेलोसिटी का डायमेंशन हमने पुट किया, टाइम की जगह पर टाइम का डायमेंशन हमने पुट किया, बस कुछ नहीं करना, सिर्फ डायमेंशन पुट करना है, ठीक है। तो अब क्या बनेगा, अब बनेगा एल टू दी पावर माइनस वन टी टू दी पावर माइनस वन और माइनस वन मिलके बनेगा प्लस वन, टी टू दी पावर माइनस वन प्रोडक्ट होने के बाद आपको बनेगा प्लस वन, बगल में क्या है, बगल में है टी टू दी पावर माइनस वन, ठीक है। ध्यान से देखो, अब कैलकुलेशन की बारी, देखो टी टू दी पावर वन प्लस वन टी टू दी पावर माइनस वन, दोनों को हम कैंसिल कर सकते हैं, एल टू दी पावर कुछ नहीं है मतलब प्लस वन, बगल में ही है माइनस वन, तो दोनों कैंसिल होने के बाद आपके पास क्या बनता है एम टी टू दी पावर माइनस टू। लेकिन आपको चाहिए क्या, आपका क्या बनेगा, आपका बनेगा सिर्फ मास, टी टू दी पावर माइनस टू एक्सेस है, तो पहला वाला ऑप्शन हमारा गलत बनता है, ठीक है। तो आप किसको ट्राई करेंगे, अब सेकंड वाले ऑप्शन को हम ट्राई करते हैं। सेकंड वाले ऑप्शन में आपके पास क्या है, फोर्स वी टू दी पावर माइनस वन, एफ वी टू दी पावर माइनस वन, एफ वी टू दी पावर माइनस वन, सिर्फ टी, ठीक है। तो डायमेंशन पुट करो, फोर्स के लिए हम क्या पुट करेंगे, फोर्स के लिए हम पुट करेंगे एम एल टी टू दी पावर माइनस टू, वेलोसिटी में आपके पास है एल टी टू दी पावर माइनस वन होल टू दी पावर माइनस वन, बगल में है टी, खत्म। आप कैलकुलेशन करो, एम एल टी टू दी पावर माइनस टू, एल टू दी पावर माइनस वन, टी टू दी पावर माइनस वन और माइनस वन प्रोडक्ट होकर बनता है प्लस वन, बगल में है टी। अब ध्यान से देखो, ठीक है, अब ध्यान से देखो, टी टू दी पावर माइनस टू, ठीक है, इस वाले में है टी टू दी पावर वन, टी टू दी पावर वन। अब दोनों, इन दोनों टी प्रोडक्ट होकर क्या बनेगा, इन दोनों टी प्रोडक्ट होकर बनेगा आपके पास टी स्क्वायर, ऑलरेडी आपके बगल में क्या है टी टू दी पावर माइनस टू, तो माइनस टू इन दोनों को बैलेंस कर देगा, मतलब कैंसिल हो जाएगा, एल टू दी पावर माइनस वन एल, तो ये दोनों बैलेंस होकर आपके पास क्या बनता है, आपके पास सिर्फ रह जाता है एम। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा, बी नंबर ऑप्शन बनेगा आपका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है।
if force, velocity and time are taken as fundamental units, then the dimension of mass are, तो कौन सा वाला ऑप्शन आपको मास का डायमेंशन देगा? बी वाला ऑप्शन आपको मास का डायमेंशन देगा। इसके साथ हमारा पहला वाला क्वेश्चन खत्म होता है। अब दूसरे वाले क्वेश्चन को देखो। दूसरे वाले क्वेश्चन में आपके पास क्या है? इफ मोमेंटम, एरिया एंड टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट्स, देन डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी। मतलब आपको क्या करना है? आपको मोमेंटम, एरिया और टाइम का डायमेंशन इन सारे ऑप्शन में पुट करना है। ठीक है, पुट करने के बाद आपको क्या मिलेगा? इन चारों ऑप्शन में से किसी ना किसी ऑप्शन में से आपको क्या मिलेगा? एनर्जी मिलेगा। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूं, ये पहला वाला क्वेश्चन के जैसा ही है। मैं सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करके दे रहा हूं, आपको सिर्फ पुट करना है। ठीक है, तो मोमेंटम का डायमेंशन आपका क्या बनेगा? मोमेंटम मतलब हम लिनियर मोमेंटम यूज करेंगे, बनेगा ml टू दी पावर -1। ये मोमेंटम का डायमेंशन आता है। एरिया के लिए आप क्या लिखोगे? एरिया के लिए आपका डायमेंशन बनेगा l स्क्वायर। एरिया के लिए आपका डायमेंशन बनेगा l स्क्वायर। और टाइम के लिए तो आप t ही लिखोगे, टाइम के लिए आपका डायमेंशन बनेगा t। ठीक है, इन सारे डायमेंशंस को आपको a, b, c और d ऑप्शंस में पुट करना है। ठीक है, पुट करने के बाद आपको मिलेगा क्या? आपको मिलेगा एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी का डायमेंशन क्या बनता है? ml स्क्वायर t टू दी पावर -2, ये बनता है एनर्जी का डायमेंशन। तो इन सारे डायमेंशंस को आपको ऑप्शंस में पुट करना है। पुट करने के बाद आपको क्या मिलेगा? एनर्जी मिलेगा। ठीक है, तो घर में ये वाला क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। ये पहले वाला क्वेश्चन के जैसा ही है। तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का डिस्कशन खत्म। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये वाला भी लगभग सेम ही है। देखो क्या पूछा है आपको? इफ द एनर्जी E, वेलोसिटी V एंड फोर्स F टेकन एज फंडामेंटल यूनिट्स, देन डायमेंशन ऑफ मास विल बी। मतलब यहाँ पर भी आपको एनर्जी का डायमेंशन, तो एनर्जी का डायमेंशन क्या बनता है? एनर्जी का डायमेंशन बनता है ml स्क्वायर t टू दी पावर -2, ये बनेगा एनर्जी का डायमेंशन। ठीक है, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या बनेगा? वेलोसिटी का डायमेंशन बनेगा l t टू दी पावर -1, ये बनेगा वेलोसिटी का डायमेंशन। और फोर्स का डायमेंशन क्या बनेगा? फोर्स का डायमेंशन बनेगा ml स्क्वायर t टू दी पावर ml t टू दी पावर -2, ये वाला बनेगा फोर्स का डायमेंशन। फोर्स का डायमेंशन बनेगा ml t टू दी पावर -2, ये बनेगा फोर्स का डायमेंशन। ठीक है, तो आपको क्या करना है? इन सारे डायमेंशन को आपको जो ऑप्शंस प्रोवाइड किए गए हैं ऑप्शन में पुट करना है। ठीक है, पुट करने के बाद किसी न किसी एक ऑप्शन से आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा? कैपिटल M मिलेगा, मतलब मास मिलेगा। ठीक है, तो ये वाला भी आप क्वेश्चन 1 के जैसा ही है, तो आप ये वाला घर में ट्राई कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, बस इतना ही इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास क्या है? इफ एनर्जी E, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G, I इक्वल टू इम्पल्स एंड M इक्वल टू मास, देन GIm स्क्वायर बाई स्क्वायर आर सेम एज दैट ऑफ। मतलब क्या हुआ? मतलब आपको एनर्जी का डायमेंशन और कैपिटल G मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन और इम्पल्स का डायमेंशन, उसी के साथ मास का डायमेंशन आपको इसमें पुट करना है, इस सेटअप में पुट करना है। पुट करने के बाद आपको क्या मिलेगा? इन चारों ऑप्शन में से किसी न किसी एक मिलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करो। पहला वाला क्या है? एनर्जी का डायमेंशन लिखो। पहला वाला एनर्जी का डायमेंशन लिखो। ठीक है, तो एनर्जी का डायमेंशन क्या बनता है? एनर्जी के लिए हम लिखते हैं E का डायमेंशन क्या है बताओ? ml स्क्वायर t टू दी पावर -2, ये वाला होता है एनर्जी का डायमेंशन। ठीक है, अब G का डायमेंशन, G मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैसे फाइंड आउट करोगे? एक फॉर्मूला है हमारे पास, क्लास 9th में या 11th में, 9th में आपने पढ़ लिया होगा शायद, और 11th में पढ़ोगे आप। ठीक है, ग्रेविटेशन करके एक चैप्टर है, उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला है हमारे पास। फॉर्मूला का पैटर्न क्या है? फॉर्मूला का पैटर्न है F इक्वल टू G m1 m2 बाई r स्क्वायर। ठीक है, F किसको रिप्रेजेंट करता है? फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। m1 m2 मास को रिप्रेजेंट करता है।
कैपिटल आर किसको रिप्रेजेंट करता है, दो बॉडी के बीच का जो सेपरेशन है उसे रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। मैं सिंपली बता देता हूं, एक बॉडी है m1, दूसरा वाला बॉडी है m2, m1 m2 दोनों का मास है और इन दोनों का बीच का जो सेपरेशन है वो है r। तो न्यूटन ने कहा है कि इन दोनों बॉडी एक दूसरे को एक फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही याद रखना है, ठीक है। जब ग्रेविटेशन का चैप्टर आएगा तो हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये वाला फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपका बनेगा G इक्वल टू एफ आर स्क्वायर बाई m1 m2, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फोर्स की जगह पर फोर्स का डायमेंशन पुट करना है। आर मतलब दो बॉडी के बीच का सेपरेशन, तो उसमें आप सेपरेशन मतलब किसको, लेंथ को रिप्रेजेंट करता है ना सेपरेशन, तो आप किसका डायमेंशन पुट करोगे, एल का डायमेंशन पुट करोगे। और m1 m2 क्या बनता है, दो बॉडी का मास, तो मास का डायमेंशन पुट करना है। तो हमारा फाइनल डायमेंशन बनेगा, फोर्स के लिए हम क्या पुट करते हैं बताओ, एम एल टी टू दी पावर -2, आर मतलब दो बॉडी के बीच का सेपरेशन, तो उसके लिए क्या लिखोगे, एल स्क्वायर, m1 m2 मतलब दो बॉडी का मास, ठीक है। तो मास के लिए हम क्या लिखेंगे, m इंटू एम, तो क्या बनेगा m स्क्वायर। तो ध्यान से देखो, ऊपर में एक m, नीचे m स्क्वायर, तो कैंसिल होकर बनेगा, कैंसिल होकर आपके पास क्या रहेगा बताओ, कैपिटल M रहेगा। और L और L स्क्वायर दोनों मिलके बनेगा L क्यूब। तो हमारा फाइनल डायमेंशन बनेगा इस वाले M, डिनोमिनेटर वाले M को हम न्यूमरेटर में ले जाते हैं, ठीक है। तो पावर क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। तो आपके पास रहेगा m टू दी पावर -1, m टू दी पावर क्या बनेगा -1। L स्क्वायर और L दोनों प्रोडक्ट होने के बाद बनेगा L क्यूब, और t टू दी पावर -2, m टू दी पावर -1 L क्यूब, t टू दी पावर -2, m टू दी पावर -1 L और L स्क्वायर मिलकर हाँ L क्यूब, t टू दी पावर -2, ठीक है। ये वाला हुआ G का डायमेंशन। तो G के लिए हम लिखेंगे, G का डायमेंशन हमारे पास बनेगा m टू दी पावर -1, m टू दी पावर -1 L क्यूब, t टू दी पावर -2, m टू दी पावर -1 L क्यूब, t टू दी पावर -2, ठीक है। ये है G का डायमेंशन। अब हुआ इम्पल्स, ठीक है। इम्पल्स का मतलब क्या है, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक लार्ज फोर्स अप्लाई करें, ठीक है, बहुत ही स्मॉल टाइम में, तब हम बॉडी के ऊपर क्या अप्लाई कर रहे हैं, इम्पल्स अप्लाई कर रहे हैं। तो इम्पल्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम बॉडी के ऊपर क्या अप्लाई करेंगे, लार्ज फोर्स, मतलब फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है, फोर्स अप्लाई करेंगे, लार्ज फोर्स अप्लाई करेंगे बहुत ही कम टाइम में, ठीक है। तो स्मॉल टाइम इंटरवल में, ठीक है। इम्पल्स को और अच्छी तरीके से हम करेंगे एनएलएम में, ठीक है। तो इस क्लास के लिए इतना ही। तो फोर्स के लिए आपका डायमेंशन क्या बनेगा, एम एल टी टू दी पावर -2। टाइम के लिए आप क्या लिखोगे, टी लिखोगे। तो आपके पास बन जाएगा एम एल टी टू दी पावर -1, एम एल टी टू दी पावर -1। फोर्स के लिए एम एल टी टू दी पावर -2, और टाइम के लिए आप क्या लिखोगे, टी, तो आपका बनता है एम एल टी टू दी पावर -1। और मास के लिए तो कुछ भी नहीं, मास के लिए आप सिर्फ लिख लोगे कैपिटल M। तो इन सारे डायमेंशंस को हमें कहाँ पुट करना है, इस वाले सेटअप में, मतलब इस वाले सेटअप में जी आई एम स्क्वायर बाई स्क्वायर, इसमें पुट करना है। तो जी की जगह पर जी की डायमेंशन पुट करो। जी में आपको क्या मिला, m टू दी पावर -1 L क्यूब, t टू दी पावर -2 मिला, इसका डायमेंशन जी का डायमेंशन। और आई के लिए आपके पास क्या बनेगा, आई के लिए आपके पास बनेगा एम एल टी टू दी पावर -1, और मास के लिए तो m ही रहेगा, साथ में एक स्क्वायर, ठीक है। नीचे हो क्या है, नीचे आपके पास एनर्जी, तो एनर्जी का क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो m बन जाएगा m स्क्वायर, जो l स्क्वायर है आफ्टर स्क्वायरिंग वो बन जाएगा l टू दी पावर 4, जो t टू दी पावर -2 है वो बन जाएगा t टू दी पावर -4, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ऊपर में m टू दी पावर -1 और सिर्फ m है, तो दोनों खत्म, m स्क्वायर को कैंसिल करता है, ठीक है। अब l क्यूब और l दोनों मिलके नीचे वाले l टू दी पावर 4 को कैंसिल कर देगा, ठीक है। अब
ऊपर में क्या है, न्यूमरेटर में आपके पास क्या है, टी टू द पावर -2 टी टू द पावर -1। तो टी टू द पावर -2 और -1 दोनों मिलके क्या फॉर्म कर लेगा, टी टू द पावर -3। और नीचे डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है, टी टू द पावर -4। अगर -4 ऊपर चला जाता है तो आपको मिलेगा टी टू द पावर -3 + 4। तो टी टू द पावर -3 + 4 करने के बाद आपको मिलेगा सिर्फ टी, और टी किसको रिप्रेजेंट करेगा, टी टाइम को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन मिल गया है। ठीक है, क्या बनेगा, टाइम बनेगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखो और पढ़ो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक इक्वेशन प्रोवाइड किया गया है। द वेलोसिटी v of a particle at time t is given by v equal to at plus b by small t plus c, where a, b and c are constants, the dimension of a, b and c are। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस वाले इक्वेशन से आपको a, b और c का डायमेंशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तीनों कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो आपके पास इक्वेशन क्या है, आपके पास इक्वेशन है v इक्वल टू क्या है, v इक्वल टू at प्लस b बाई t प्लस c, ये है आपका इक्वेशन। ठीक है, तो जब भी आपको कांस्टेंट फाइंड आउट करने के लिए पूछेगा किसी भी इक्वेशन से, तो आप क्या पकड़ लोगे, इस वाले इक्वेशन डायमेंशनली कांस्टेंट है, हम ऐसे पकड़ लेंगे। ठीक है, लेट द इक्वेशन इज डायमेंशनली होमोजेनियस। हम पकड़ लेंगे इक्वेशन डायमेंशनली होमोजेनियस है। मतलब ध्यान से देखो, v का जो डायमेंशन आएगा वो at का भी डायमेंशन होगा। ठीक है, डायमेंशनली होमोजेनियस का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड में जो v का डायमेंशन है वो राइट हैंड साइड के हर एक टर्म का डायमेंशन के बराबर होगा। मतलब राइट हैंड साइड में आपके पास क्या है, राइट हैंड साइड में आपके पास है at और दूसरा वाला टर्म है b बाई टी प्लस सी। मतलब at का डायमेंशन v के डायमेंशन के साथ मैच करेगा और b बाई टी प्लस सी का डायमेंशन भी v के डायमेंशन के साथ मैच करेगा। ठीक है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ v इक्वल टू डायमेंशन ऑफ at, डायमेंशन ऑफ v इक्वल टू डायमेंशन ऑफ at। आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए a। ठीक है, आपको चाहिए क्या, आपको a चाहिए, तो आप t को साइड चेंज कर लोगे, साइड चेंज करो तो वो बन जाएगा डिवाइड। ठीक है, तो आपका a का जो डायमेंशन है वो बनेगा डायमेंशन ऑफ v बाई डायमेंशन ऑफ t। ठीक है, तो v का जो डायमेंशन है वो है l टू द पावर -1। v का डायमेंशन है l टू द पावर -1। नीचे है t के लिए आप लिखोगे। ठीक है, तो नीचे वाला जो t है अगर वो न्यूमरेटर में जाएगा तो माइनस बन जाएगा, तो फाइनली आपका बनेगा l टू द पावर -2, l टू द पावर -2। ये किसका डायमेंशन हुआ, a का डायमेंशन हुआ। तो हमारा कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऐसा वाला हाँ, बी वाला ऑप्शन में पहला वाला जो कांस्टेंट है उसका वैल्यू है l टू द पावर -2। अब हम दूसरे वाले क्वेश्चन को भी फाइंड आउट करेंगे। हालांकि इसमें से हम बता सकते हैं कौन सा वाला ऑप्शन होगा, लेकिन हमारा एम क्या है, हमारा एम है सीखना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम दूसरा वाला भी फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इस वाले इक्वेशन में आपके पास नीचे क्या है, नीचे है t प्लस सी। ध्यान से देखो, आपके पास डिनोमिनेटर में सेकंड वाले टर्म में राइट साइड में सेकंड वाले टर्म के डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है, t प्लस सी। ठीक है, क्या है, t प्लस सी। तो अब ध्यान से देखो, अब हम क्या कर सकते हैं, हम डायमेंशन में पढ़ा है अगर दो क्वांटिटी डायमेंशनली सेम है तो उन दो क्वांटिटी का एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है। अब ध्यान से देखो, उन लोगों ने क्या हमें क्या प्रोवाइड किया है, t प्लस सी। अगर t और c डायमेंशनली इक्वल नहीं होता और डायमेंशनली सेम फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशनली नहीं सेम फिजिकल क्वांटिटी अगर नहीं होता तो उन दोनों का एडिशन बनता ही नहीं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर t का जो डायमेंशन है वो c का डायमेंशन ही होगा। क्यों, इसलिए अगर दोनों क्वांटिटी में एडिशन है तो मतलब है उन दोनों क्वांटिटी डायमेंशनली सेम है।
ठीक है। अगर दो क्वांटिटी सेम होगा, आ, आप क्या x के साथ y को ऐड कर सकते हो क्या? नहीं ऐड कर सकते ना, क्यों? दोनों डिफरेंट पैरामीटर्स, ठीक है। आप x के साथ x को एडिशन कर सकते हो क्या? हाँ डेफिनेटली कर सकते हो। तो क्या बनेगा? 2x बनेगा, ठीक है। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि t के बगल में प्लस होकर कौन है? c है। तो t का डायमेंशन जो होगा c का डायमेंशन भी सेम ही होगा। अगर सेम नहीं होता तो वो लोग प्लस करके हमें नहीं देते। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ c इक्वल टू डायमेंशन ऑफ t। तो डायमेंशन ऑफ c इक्वल टू डायमेंशन ऑफ t। तो t के लिए आप क्या लिखोगे? t मतलब टाइम, तो आपका t के लिए डायमेंशन क्या आता है? t होता है। तो c का डायमेंशन क्या बनेगा? c का डायमेंशन बनेगा t, ठीक है कि नहीं बताओ? अब हमें क्या चाहिए? अब हमें चाहिए b वाला। अब ध्यान से देखो, v का डायमेंशन किसके बराबर होगा? v बाई t प्लस c के डायमेंशन के बराबर होगा। और t और c दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटीज हैं, दोनों का डायमेंशन भी सेम है, और वो हमें ऑलरेडी पता है। क्या है पता? t है, तो हमें t पुट कर देना है, t पुट करना है। तो v के लिए डायमेंशन क्या बनेगा? v का डायमेंशन आता है l t टू द पावर -1, l t टू द पावर -1 b बाई t, ठीक है, b बाई t। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपको b का डायमेंशन मिलेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपको b का डायमेंशन मिलेगा, b डायमेंशन ऑफ b इक्वल टू l t टू द पावर -1, l t टू द पावर l t टू द पावर -1 इंटू t। तो आपका बन जाएगा l, ठीक है कि नहीं बताओ? तो हमारे पास a का भी डायमेंशन अवेलेबल है, क्या है? l t टू द पावर -2। b का भी डायमेंशन हमें पता है, b का डायमेंशन क्या है हमारे पास? l। और c का डायमेंशन हमें क्या मिला? t, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसा इक्वेशन प्रोवाइड किया जाएगा और आपको बोलेगा कि आप कांस्टेंट को फाइंड आउट करो, तो आपको क्या पकड़ लेना है? पकड़ लेना है कि आपका वाला जो इक्वेशन उन लोगों ने प्रोवाइड किया है वो डायमेंशनली होमोजेनियस है। अगर डायमेंशनली होमोजेनियस होंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में जो डायमेंशन आएगा वो राइट हैंड साइड के हर एक टर्म के डायमेंशन के बराबर होगा। मतलब v का डायमेंशन at के डायमेंशन का बराबर होगा, v का डायमेंशन b बाई टी प्लस c के डायमेंशन के बराबर होंगे, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हमें at भी पता चल चुका है और b भी पता चल चुका है। लेकिन इस वाले इक्वेशन में जो नीचे वाला टर्म है t प्लस c, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अगर इन दोनों टर्म डायमेंशनली इक्वल नहीं होते तो वो लोग क्लास के फॉर्म में नहीं देते हमें। तो मतलब t वाला अगर टाइम को रिप्रेजेंट करता है तो c भी टाइम को ही रिप्रेजेंट करेगा। इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हमने c का डायमेंशन क्या फाइंड आउट किया है? t फाइंड आउट किया है, ठीक है। तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का डिस्कशन खत्म। अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को भी आप पहले वाले कॉन्सेप्ट यूज करके कर सकते हो, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन होगा। तो आपके पास इक्वेशन में क्या है? आपके पास इक्वेशन में है s इक्वल टू एटी प्लस बी टी स्क्वायर। आपके पास इक्वेशन में क्या है? आपके पास इक्वेशन में है s इक्वल टू एटी प्लस बी टी स्क्वायर। तो हम पकड़ लेते हैं कि हमारा वाला इक्वेशन डायमेंशनली क्या है? डायमेंशनली होमोजेनियस है। लेट द गिवन इक्वेशन is dimensionally क्या बनेगा? होमोजेनियस। लेट द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली होमोजेनियस, मतलब s का जो डायमेंशन आएगा वो एट के डायमेंशन के बराबर होगा और b प्लस टी स्क्वायर के डायमेंशन का भी बराबर होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम ऐसा लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ s इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एटी, और क्या लिख सकते हैं? डायमेंशन ऑफ s इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी टी स्क्वायर। बताओ समझ में आया कि नहीं? ठीक है। तो आपको फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड करना है a, बगल में क्या है? साइड, तो इसे क्या करना है? साइड चेंज, प्रोडक्ट साइड चेंज करने के बाद बन जाएगा डिवाइड। तो आपके पास रहेगा
डायमेंशन ऑफ ए इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एस बाई डायमेंशन ऑफ टी। एस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है दिया कि नहीं बताओ? डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा, और लेंथ के लिए आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे लेंथ के लिए आप क्या लिखोगे बताओ? लेंथ के लिए लिखोगे एल। नीचे में डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है? टाइम है। टाइम के लिए आप क्या लिखोगे? टी। टी अगर ऊपर चला जाए तो बनेगा एल टी टू दी पावर माइनस वन। तो ए का डायमेंशन बनता है एल टी टू दी पावर माइनस वन। ठीक है, अब सेम कॉन्सेप्ट यूज करके हमें क्या फाइंड आउट करना है? बी का डायमेंशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बी के बगल में क्या है बताओ? टी स्क्वायर। टी स्क्वायर कैसे है? प्रोडक्ट में, अगर साइड चेंज होगा तो बनेगा क्या? डिवाइड। तो डायमेंशन ऑफ बी बन जाएगा एस बाई टी स्क्वायर। डायमेंशन ऑफ बी बन जाएगा क्या? एस बाई टी स्क्वायर। एस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट को। डिस्प्लेसमेंट किसको रिप्रेजेंट करता है? लेंथ को। लेंथ के लिए आप क्या लिखोगे? एल लिखोगे। तो टी किसको रिप्रेजेंट करता है? टाइम को। टाइम के लिए आप क्या लिखोगे? टी स्क्वायर। अगर ऊपर चला जाए डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाए तो पावर बन जाएगा प्लस वाला माइनस, तो आपका बनेगा एल टी टू दी पावर माइनस टू। ठीक है, ओ आपको सिर्फ बी चाहिए, सिर्फ बी चाहिए, तो कोई बात नहीं, हमें अभी पता चल गया सिर्फ बी चाहिए। तो बी में आपके पास क्या है? एल टी टू दी पावर माइनस टू। तो अगर हम लिखेंगे एम जीरो एल टी टू दी पावर माइनस टू, तो वो ही सेम बात होगा। तो अब देखो कौन सा वाला ऑप्शन आता है? एम जीरो एल टी टू दी पावर माइनस टू। एम जीरो एल टी टू दी पावर माइनस टू, तो सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन बन चुका है। तो उसके साथ साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का भी डिस्कशन खत्म होता है। आप ध्यान से देखो, समझ पाए हो कि नहीं? अगर समझ पाए होगे तो हम दूसरी क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगर समझ में नहीं आया तो फिर से रिपीट करके देख लेना है। इफ द यूनिट्स ऑफ मास लेंथ एंड टाइम आर डबल्ड, यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम विल बी। ठीक है, तो आप पहले एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन आपको पता होना चाहिए। तो एंगुलर मोमेंटम हम कहां पढ़ेंगे? रोटेशनल मोशन या सर्कुलर मोशन में हम पढ़ेंगे। एंगुलर मोमेंटम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एल से रिप्रेजेंट करते हैं। एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू लिनियर मोमेंटम। लिनियर मोमेंटम मतलब टी, क्लास 9 में हमने पढ़ा है। लिनियर मोमेंटम इनटू रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। तो आपका बनेगा लिनियर मोमेंटम इनटू रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम एल इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम एल इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? एंगुलर मोमेंटम एल इक्वल टू हम लिख सकते हैं एल इक्वल टू लिनियर मोमेंटम पी इंटू रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ आर। तो पी का डायमेंशन क्या बनता है? पी का डायमेंशन क्या बनता है बताओ? एन एल टी टू दी पावर माइनस वन। आर मतलब रेडियस लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, तो बनेगा एल। तो उसी के साथ साथ हमारा एंगुलर मोमेंटम का भी डायमेंशन आ जाएगा। एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन बनेगा एम एल स्क्वायर टी टू दी पावर माइनस वन। क्या बनेगा? एम एल स्क्वायर टी टू दी पावर माइनस वन। ठीक है, अब क्या करोगे? आप मास को डबल करोगे, लेंथ को भी डबल करोगे, टाइम को भी डबल करोगे। करने के बाद जो आपका नया डायमेंशन बनेगा वो पहले डायमेंशन का कितने टाइम्स बना। ठीक है, तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब आपको क्या पुट करना है बताओ? अब आपको मास, लेंथ और टाइम को क्या करना है? डबल करना है। ठीक है, तो अगर हम मास को डबल करते हैं तो बनेगा 2m। अगर हम मास को डबल करते हैं तो बनेगा क्या? 2m। अगर हम लेंथ को डबल कर देते हैं तो बनेगा 2l। इसके ऊपर में क्या है आपके पास? स्क्वायर। ठीक है, अगर हम टाइम को डबल कर देते हैं तो बनेगा 2t। उसके ऊपर पावर में क्या है? माइनस वन। ठीक है कि नहीं बताओ? तो उसके साथ साथ देखते हैं हमारा नया वाला डायमेंशन क्या होता है। ठीक है, 2m इंटू 2 स्क्वायर के बाद बनेगा 4l स्क्वायर 2 इंटू टी टू दी पावर माइनस वन। ठीक है, 2 इंटू टी टू दी पावर माइनस वन, सॉरी 2 टू दी पावर माइनस वन। ठीक है, 2 टू दी पावर माइनस वन। ठीक है,
अब 2 टू दी पावर -1 और 2 अगर हम कैंसिल कर दें तो 4 आ जाएगा पहले, उसके बाद ml² t टू दी पावर -1 रह जाएगा। 4 को हम बाहर कर देते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो डायमेंशन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एंगुलर मोमेंटम कितने टाइम्स हुए बताओ? 4 टाइम्स हुए, ठीक है, 4 टाइम्स हुए, ठीक है। तो हमें पता चल गया है कि एंगुलर मोमेंटम मास को डबल करने के बाद, लेंथ को डबल करने के बाद और टाइम को डबल करने के बाद कितने टाइम्स बन जाएंगे? 4 टाइम्स बन जाएंगे, ठीक है। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी खत्म होता है। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। आप मैग्नेटिक मोमेंट कहाँ पढ़ोगे? क्लास 12 में पढ़ोगे, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला है वो बनेगा एन आई है, ठीक है। एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन द लूप, ठीक है, लूप। और आई मतलब अमाउंट ऑफ करंट, और ए मतलब एरिया ऑफ द लूप। आपको हर एक टर्म पता होना चाहिए, नहीं तो आप डायमेंशन कैसे पुट करोगे? एन का कोई डायमेंशन नहीं होगा, ठीक है। आई मतलब करंट, तो करंट का डायमेंशन क्या बनता है? करंट के लिए हम लिखते हैं ए, और ए मतलब एरिया ऑफ द लूप, तो हमारा बनेगा L²। तो फाइनली डायमेंशन क्या आया? L² ए, ठीक है। L² है कहाँ पर? हाँ, ऑप्शन नंबर बी में है, देखो ध्यान से। तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायमेंशन क्या बनता है? मैग्नेटिक मोमेंट का डायमेंशन बनता है L² ए, ठीक है। उसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 खत्म। अब क्वेश्चन नंबर 9, द डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन हम कहाँ पढ़ेंगे? क्लास 11 के एक चैप्टर है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर करके, उस चैप्टर में हम सरफेस टेंशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सरफेस टेंशन कैसे फाइंड आउट करते हैं? सरफेस टेंशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? सरफेस टेंशन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय लेंथ, ठीक है। अभी के लिए आपको इसे याद रखना है, ठीक है। तो जब हम चैप्टर में जाएंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। सरफेस टेंशन इक्वल टू क्या बनेगा? फोर्स बाय लेंथ। तो फोर्स के लिए आपका डायमेंशन क्या बनता है? फोर्स के लिए आपका डायमेंशन बनता है ml⁻², और लेंथ में आपके पास क्या बनेगा? एल, एल कैंसिल होकर आपके पास रह जाएगा m⁻²। क्या रह जाएगा? m⁻²। तो कहाँ पर है आपका m⁻²? हाँ हाँ हाँ, बी वाला ऑप्शन है आपके पास, m⁻², ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 खत्म। आप क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो इसके सेम वाला 2 न्यूमेरिकल हमने आज के क्लास में किया है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर भी एक इक्वेशन प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। F = AT + BT², ठीक है। तो आपको क्या पकड़ लेना है? इस वाला इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, मतलब डायमेंशनल होमोजेनिटी को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो F का डायमेंशन जो बनेगा वो किसके बराबर होगा? AT के बराबर होगा, ठीक है। अगेन F के डायमेंशन किसके बराबर होंगे? BT² के बराबर भी होंगे। आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए A। तो A का डायमेंशन बनेगा, डायमेंशन ऑफ A = F/T, डायमेंशन ऑफ F/T, ठीक है। सिमिलरली B का डायमेंशन बनेगा, F/T²। क्या बनेगा? F/T²। तो A के लिए डायमेंशन बनेगा F/T, B के लिए बनेगा F/T²। आपको घर पे F की जगह पर F का डायमेंशन, F मतलब फोर्स, इसका डायमेंशन बनता है, फोर्स का डायमेंशन बनता है, क्या बनता है बताओ? बनता है ml⁻²। और टाइम के लिए आप क्या लिखोगे? टाइम के लिए आप लिखोगे t। तो आपके फोर्स की जगह पर फोर्स और टाइम की जगह पर t पुट करना है। पुट करने के बाद आपको A और B का डायमेंशन मिल जाएगा, ठीक है। तो फिर आपको ऑप्शन के साथ मैच कर लेना है, ठीक है। तो आप ये वाला घर पे कर सकते हो। मैंने तो लगभग हाफ कर भी दिया है, ठीक है। बाकी वाला खुद से ट्राई कर लेना है। अब बताओ
क्वेश्चन नंबर 11, डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस आप कहाँ से मिलेगा? रेजिस्टेंस आपने क्लास 10th में एक चैप्टर किया था करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला, तो उसमें मिला है शायद V इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो R के लिए आप क्या लिखोगे? R के लिए आप कैसे फाइंड आउट करोगे? R को V बाई आई ऐसे करके आप R को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो V क्या है? V है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास और एक फॉर्मूला है, पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू वर्क डन बाई चार्ज। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू वर्क डन बाई चार्ज। तो वर्क डन के लिए आपका डायमेंशन क्या बनेगा बताओ? वर्क डन के लिए आपका डायमेंशन बनेगा एम एल स्क्वायर। वर्क डन और एनर्जी का डायमेंशन सेम आता है, तो एनर्जी के लिए आपने क्या लिखा था? एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 2 लिखा था, तो वर्क डन के लिए भी सेम ही रहेगा, तो क्या बनेगा? एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 2। चार्ज, तो चार्ज का डायमेंशन क्या बनेगा? तो चार्ज हमने पढ़ा था क्लास 10th में, Q इज इक्वल टू आई टी करके एक फॉर्मूला था हमारे पास, Q इज इक्वल टू आई टी। तो I मतलब अमाउंट ऑफ करंट, तो अमाउंट ऑफ करंट के लिए आप क्या लिखोगे? A लिखोगे। तो T के लिए आप क्या लिखोगे? T मतलब टाइम, तो Q के लिए आपके पास बन जाएगा AT, तो आप लिख लो यहाँ पर AT। ठीक है, तो M A डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में शिफ्ट होता है, तो A बन जाएगा -1 L स्क्वायर टी टू दी पावर -2, अगर नीचे वाला ऊपर भी जाए तो बन जाएगा -3, तो आपके पास बनेगा M A डिनोमिनेटर में से न्यूमिनेटर में शिफ्ट होगा तो बनेगा ए टू दी पावर -1, तो L स्क्वायर ऑलरेडी ऊपर है, नीचे नीचे हाँ L स्क्वायर और कोई नहीं है, L स्क्वायर ऊपर में ही है, और T पावर ऊपर में है -2 और नीचे है टी टू दी पावर 1, तो ये वाला ऊपर जाएगा तो बनेगा -1, तो बनेगा -3। हाँ, ये वाला आपका हो गया, किसका डायमेंशन बताओ? ये वाला हो गया आपका V का डायमेंशन। तो V का डायमेंशन V की जगह पर पुट करना है, तो M ए टू दी पावर -1 L स्क्वायर टी टू दी पावर -3। ठीक है, ये है V का डायमेंशन। और नीचे कौन है? अमाउंट ऑफ करंट, करंट का डायमेंशन क्या आएगा? A आएगा। A को अगर ऊपर ले जाओगे तो फाइनली हमारा डायमेंशन बनेगा M ए टू दी पावर -2 L स्क्वायर टी टू दी पावर -3। तो हमारा फाइनल डायमेंशन क्या बनता है? M ए टू दी पावर -2 L स्क्वायर टी टू दी पावर -3। तो देखो ध्यान से, कहां पर बनेगा? M ए टू दी पावर -2 M ए टू दी पावर -2 M ए टू दी पावर -2, उसके बाद आएगा L स्क्वायर, हाँ L स्क्वायर इधर आया है, L स्क्वायर टी टू दी पावर -3 सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा, M L स्क्वायर टी टू दी पावर -3 ए टू दी पावर -2। ठीक है, तो आपको ये वाला समझ में आया शायद। इसमें हम किसके डायमेंशन फाइंड आउट किया है? रेजिस्टेंस का डायमेंशन फाइंड आउट किया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12, पास्कल सेकंड हैज द डायमेंशन ऑफ, पास्कल सेकंड किसका डायमेंशन है? ठीक है, तो पास्कल, पास्कल किसका यूनिट है बताओ? पास्कल प्रेशर का यूनिट। तो आपको क्या करना है? प्रेशर, सेकंड मतलब टाइम, तो प्रेशर का डायमेंशन कैसे बनेगा? प्रेशर इक्वल टू फॉर्मूला क्या आता है? प्रेशर इक्वल टू फॉर्मूला है फोर्स बाय एरिया, तो फोर्स का डायमेंशन क्या है आपके पास? एम एल टी टू दी पावर -2। एरिया के लिए आप क्या लिखोगे? एल स्क्वायर, अगर एल स्क्वायर से एल कैंसिल होता है तो बनता है एम एल टू दी पावर -1 टी टू दी पावर -2। तो प्रेशर के लिए आप क्या लिखोगे? एम एल टू दी पावर -1 टी टू दी पावर -2। टाइम के लिए आप क्या लिखोगे? टी लिखोगे। टाइम के लिए आप क्या लिखोगे? टी लिखोगे। ठीक है, तो आपका क्या बनता है? एम एल टू दी पावर -1 टी टू दी पावर -2 + 1, तो मतलब -1, तो आपका बना एम एल टू दी पावर -1 टी टू दी पावर -1। तो एनर्जी का तो ऐसा डायमेंशन है नहीं, एनर्जी का डायमेंशन है एम एल स्क्वायर टी टू दी पावर -2। तो एनर्जी आपका ऑप्शन होगा नहीं, प्रेशर तो होगा नहीं, फोर्स भी नहीं हो रहा है, तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आप कहां पर होगे? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आप प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में लिक्विड करके एक चैप्टर आएगा उसमें करोगे, लिक्विड डायनामिक्स। ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को हम ईटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को? एक फॉर्मूला है F = 6 पाई ईटा आर वी। हम ईटा इक्वल टू लिख सकते हैं F/6 पाई आर वी। इस फॉर्मूला यूज करके हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? ईटा मतलब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर F में फोर्स का डायमेंशन बिठाना, 6 पाई का डायमेंशन नहीं होगा, आर मतलब रेडियस ऑफ द सर्कुलर बॉडी। ठीक है, तो आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा, अभी के लिए आपको याद रखना है आर मतलब रेडियस ऑफ द सर्कुलर बॉडी, वी मतलब वेलोसिटी। अगर आप सब डायमेंशन यहाँ पर पुट करते हो तो आपका डायमेंशन भी
इसके बराबर ही बनता है। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा? बी वाला ऑप्शन रहेगा आपका करेक्ट ऑप्शन। क्या? एम एल टू द पावर माइनस वन टी टू द पावर माइनस वन। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, इफ फोर्स एफ, लेंथ एल एंड टाइम आर फंडामेंटल यूनिट्स देन द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मास। तो ये वाला होमवर्क रहेगा, इसको डिस्कशन की भी जरूरत नहीं है। आपको फोर्स का डायमेंशन, लेंथ का डायमेंशन और टाइम का डायमेंशन इन सारे सेटअप में पुट करना है। पुट करने के बाद इन सारे सेटअप में से किसी एक से आपको क्या मिलेगा? आपको मास का डायमेंशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वाला होमवर्क रहा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, इफ सी एंड आर डिनोट कैपेसिटी एंड रेजिस्टेंस द डायमेंशन ऑफ सी आर, मतलब आपको सी और आर का डायमेंशन चाहिए। ठीक है, तो आर का डायमेंशन हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया है। आर का डायमेंशन हमारे पास क्या है बताओ? आर का डायमेंशन हमने अभी लास्ट वाले न्यूमेरिकल में किया था शायद। हाँ, क्या बनता है आर का डायमेंशन? एम ए टू द पावर माइनस टू एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस थ्री। एम ए टू द पावर माइनस टू, आर का डायमेंशन बनता है एम ए टू द पावर माइनस टू एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस थ्री। शायद मैं फिर से फाइंड नहीं कर रहा हूँ। एम ए टू द पावर माइनस टू एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस थ्री। हाँ, ये वाला आर का डायमेंशन है। अब आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए सी का डायमेंशन। तो हमारे पास एक फॉर्मूला था, Q इज इक्वल टू सी भी। इसमें भरोगे कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस करके एक चैप्टर आएगा क्लास 12 में, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। ठीक है, तो वहां पर आप करोगे सी मतलब कैपेसिटेंस। ठीक है, तो कैपेसिटेंस सी इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा बताओ? Q बाई वी। हमने अभी अभी वी का डायमेंशन फाइंड आउट किया है। ठीक है, तो वी को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? Q, वी का फॉर्मूला क्या था? W बाई क्यू। तो Q किधर चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, तो बनेगा क्या? क्यू स्क्वायर। भाई नीचे क्या है? W। Q मतलब क्या है? चार्ज। तो चार्ज का आपका डायमेंशन क्या था? AT। उसके ऊपर में क्या होगा? स्क्वायर। वर्क डन और एनर्जी का डायमेंशन सेम है, तो एनर्जी डायमेंशन क्या है? ml स्क्वायर टी टू द पावर माइनस टू। तो आपका बनेगा एस स्क्वायर टी स्क्वायर, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में ml स्क्वायर टी टू द पावर माइनस टू। तो कैलकुलेशन के बाद आपका क्या बनेगा? कैलकुलेशन के बाद आपका बनेगा m टू द पावर माइनस वन ए स्क्वायर एल टू दी पावर माइनस टू टी टू दी पावर फोर। ये वाला किसका डायमेंशन हुआ? ये वाला हुआ सी का डायमेंशन। ठीक है, सी का डायमेंशन। तो हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए सी आर। ठीक है, सी और आर को प्रोडक्ट करके अब डायमेंशन क्या आता है देखते हैं। सी का डायमेंशन क्या है? सी का डायमेंशन है एम टू दी पावर माइनस वन एस स्क्वायर एल टू दी पावर माइनस टू टी टू दी पावर फोर इंटू आर में आपके पास क्या है? आर में आपके पास है एम ए टू दी पावर माइनस टू एल स्क्वायर टी टू दी पावर माइनस थ्री। ठीक है, अब ध्यान से देखो, एम टू दी पावर माइनस वन और एम खत्म, एट एस स्क्वायर ए टू दी पावर माइनस टू खत्म, एल टू दी पावर माइनस टू एल स्क्वायर खत्म, टी टू दी पावर फोर टी टू दी पावर माइनस टू, तो सिर्फ बनेगा टी। ठीक है, तो क्या आता है? सिर्फ टी, सिर्फ टी, सिर्फ टी। ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं, ये वाला होगा नहीं। टी स्क्वायर है तो कौन सा वाला ऑप्शन बनता है? ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन बनता है। तो इसी के साथ साथ हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा वाला? 14 खत्म। अब क्वेश्चन नंबर 15, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस वाले क्वेश्चन को मैं कराऊंगा नहीं। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को मैं कराऊंगा नहीं, आपको घर पे ट्राई करना है इस वाले क्वेश्चन को। ठीक है, इफ द इन अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स द फोर्स एफ, acceleration a and time t are taken as fundamental units, then the dimensional formula of energy। तो क्या करना है आपको? फोर्स, एक्सीलरेशन और टाइम का डायमेंशन इन सारे सेटअप में पुट करना है। ठीक है, पुट करने के बाद आपको क्या मिलेगा? एनर्जी का डायमेंशन मिलेगा। तो ये वाला आपका रहेगा होमवर्क। ठीक है, क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन नंबर 15 खत्म। अब क्वेश्चन नंबर 16, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 को ध्यान से पढ़ो। द रेशियो ऑफ डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट एंड दैट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द डायमेंशन ऑफ। ठीक है, ए और बी सेम सेम ऑप्शन हो गया है। तो
पहले निकलते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। द रेशियो ऑफ डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, तो प्लैंक्स कांस्टेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एच से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एंड दैट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। हमें पहले क्या करना पड़ेगा, हमें पहले एच और आई को फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम रेशियो करेंगे, देखते हैं किसका आता है, ठीक है। तो ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं एच को, तो हम एज को फाइंड आउट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो एज के लिए हमें एक फॉर्मूला पता है शायद, आ, शायद नहीं पता ही है हमें, इक्वल टू एच, ठीक है, इक्वल टू एच न्यू, ठीक है। एनर्जी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला था ये, ठीक है। तो इसमें से ई मतलब एनर्जी हुआ, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी हुआ। तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या आता है, अपने क्लास 9th में साउंड करके एक चैप्टर आता है, ठीक है। उस चैप्टर में पढ़ा होगा शायद, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1 बाई टाइम पीरियड। क्या होता है, 1 बाई, क्या होता है बताओ, 1 बाई टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड किसको रिप्रेजेंट करता है, टाइम को रिप्रेजेंट करता है डेफिनेटली। तो आप क्या लिखोगे, 1/t लिखोगे। टी अगर ऊपर जाएगा तो बन जाएगा क्या, t⁻⁻1। तो आपका फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या बना, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन बना t⁻⁻1। एनर्जी का डायमेंशन हमें पता है, तो हमें चाहिए क्या, एच चाहिए। तो एच को कैसे फाइंड आउट करोगे, तो एच इक्वल टू हमारे पास बनेगा ई बाई न्यू। क्या बनेगा, ई बाई न्यू बनेगा, ठीक है। ई मतलब एनर्जी हुआ ना, तो एनर्जी का डायमेंशन बनेगा ml² t⁻², ml² t⁻²। न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन बनेगा t⁻⁻1। तो -1 को आप कहाँ शिफ्ट करोगे, ऊपर। तो अगर ऊपर शिफ्ट करते हो तो -1 बन जाएगा +1, तो आपके पास फाइनली बनेगा ml² t⁻⁻2 +1, तो -1, ठीक है। तो ml² t⁻⁻1, ml² t⁻⁻1, ये वाला किसका डायमेंशन हुआ, एच का डायमेंशन हुआ। अब हमें चाहिए क्या, चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, mr², ऐसे करके एक फॉर्मूला आपको पता होंगे, चैप्टर नंबर मे बी 5 में +11, ठीक है, वॉल्यूम 1 में, ठीक है। तो हमें चाहिए क्या, आई। तो आई कैसे फाइंड आउट होगा, mr²। तो m मतलब मास, तो मास के लिए आप डायमेंशन क्या लिखोगे, r मतलब लेंथ, और सेपरेशन, तो सेपरेशन आप क्या लिखोगे, l लिखोगे। तो क्या बनेगा, ml²। तो आई का डायमेंशन क्या बनता है, आई का डायमेंशन बनता है ml²। तो आपको चाहिए क्या, रेशियो किसका किसका, प्लैंक्स कांस्टेंट का और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। तो प्लैंक्स कांस्टेंट बनता है h, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनता है आपका i। तो h का डायमेंशन बनेगा ml² t⁻⁻1, आई का डायमेंशन बनेगा ml²। तो उसी के साथ साथ ml² खत्म होने के बाद आपके पास क्या रह जाएगा, t⁻⁻1। t⁻⁻1 किसको रिप्रेजेंट करता है, शाबाश, फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों सेम हो गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी किसी भी एक को मार्क कर सकते हो, क्या बनेगा, फ्रीक्वेंसी बनेगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 को ध्यान से पढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 17 में आपके पास, द फिजिकल क्वांटिटी नॉट, जहां पर भी नॉट दिखे ऐसे मार्क कर दो, नहीं तो नॉट याद नहीं रहता, ठीक है। द फिजिकल क्वांटिटीज नॉट हैविंग सेम डायमेंशंस, मतलब इन 4 पेयर में से ऐसा एक पेयर होगा जिसमें डायमेंशन, 2 फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन सेम नहीं होंगे, ठीक है। तो एक एक करके शुरू करते हैं। तो पहला वाला ऑप्शन में आपके पास पहले क्या है, मोमेंटम। तो मोमेंटम का डायमेंशन क्या बनेगा, सिंपल, मोमेंटम को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोमेंटम का डायमेंशन बनेगा ml⁻⁻1। तो प्लैंक्स कांस्टेंट का हमने अभी अभी निकाला है। तो प्लैंक्स कांस्टेंट का क्या बनता है आपके पास, प्लैंक्स कांस्टेंट का बनता है ml² तो प्लैंक्स कांस्टेंट का बनता है, प्लैंक्स कांस्टेंट का बनता है ml² ठीक है। तो क्लियरली दोनों का सेम नहीं आ रहा है, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो सकता है, अभी हमें पता नहीं है और सारा चेक करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी में देखो आपके पास क्या है, स्ट्रेस।
स्ट्रेस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है? स्ट्रेस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है फोर्स, क्या है? फोर्स बाय एरिया। स्ट्रेस फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं? फोर्स बाय एरिया, इससे हम स्ट्रेस फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा वाला है योंग्स मॉड्यूलस। योंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या है? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस बाय होगा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ठीक है। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो स्ट्रेन का तो डायमेंशन बनता नहीं है, तो आपके पास क्या रहेगा? है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। टाइप ऑफ स्ट्रेस है, मतलब डायमेंशन स्ट्रेस के बराबर ही रहेगा। तो ये वाला ऑप्शन में स्ट्रेस और योंग्स मॉड्यूलस का डायमेंशन सेम आ रहा है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं बनेगा, ठीक है। उसके बाद का क्या है? स्पीड। स्पीड, तो स्पीड का डायमेंशन क्या बनता है? एल टी टू द पावर -1, एल टी टू द पावर -1। तो उसके बाद में एक टर्म है आपको दिया हुआ है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होल टू द पावर -हाफ। तो आप याद रख लेना, अब जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब पढ़ोगे क्लास 12 में, तब आपको ऐसा वाला एक एक्सप्रेशन मिलेगा। इस वाला टर्म इसको रिप्रेजेंट करता है, ये वाला टर्म भी स्पीड को ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी में स्पीड और म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट टू द पावर -हाफ का भी डायमेंशन सेम आ रहा है। तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग ये हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। टॉर्क, टॉर्क मतलब टॉर्क हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। टॉर्क कैसे फाइंड आउट करते हैं? टॉर्क फाइंड आउट करते हैं फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो मतलब फोर्स इनटू सेपरेशन। फोर्स इनटू क्या बना? फोर्स इनटू, बताओ फोर्स इनटू क्या बना? फोर्स इनटू सेपरेशन। तो फोर्स के लिए आप क्या लिखोगे? फोर्स के लिए आप अच्छा लिखना नहीं है, लिखना नहीं है, चाहिए भी नहीं, ठीक है। तो आपके पास बगल में क्या है? बगल में है वर्क, ठीक है। तो फोर्स टॉर्क कैसे फाइंड आउट करते हैं? एफ इंटू एक्स। तो वर्क कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? सेम ही फॉर्मूला हुआ। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं बताओ? तो दोनों का डायमेंशन क्या आएगा? सेम आएगा। तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग ये वाला भी हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर ए बनेगा। मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट क्वांटिटीज डू नॉट हैव सेम डायमेंशन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हुआ, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये वाला मैं कराऊंगा नहीं। क्यों नहीं कराऊंगा? पहले वाले एक क्वेश्चन में हमने जी का डायमेंशन फाइंड आउट किया था। कौन से वाले फॉर्मूला यूज करके हमने फाइंड आउट किया था? कौन से वाला फॉर्मूला था? बताओ बताओ बताओ। एक फॉर्मूला ऐसा था, एफ इक्वल टू जी इंटू m1 इंटू m2/r²। ऐसा करके एक हमारे पास फॉर्मूला था। इस वाले फॉर्मूला को यूज करके हमने किसका वैल्यू, इसका डायमेंशन फाइंड आउट किया था, जी का डायमेंशन फाइंड आउट किया था। तो ये वाला आप कहाँ करोगे? घर पे प्रैक्टिस करोगे। उसके साथ साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 18 खत्म। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 19 में आपके पास क्या है? द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी का कोई डायमेंशन नहीं होता। रिलेटिव डेंसिटी एक डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी है। क्यों 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 है डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी? रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ ए बॉडी, डेंसिटी ऑफ ए बॉडी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री C। तो आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखो। न्यूमरेटर में भी डेंसिटी है, डिनोमिनेटर में भी डेंसिटी है। डायमेंशन हमेशा सेम होगा, कट जाएगा, बनेगा डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी के लिए हम लिखेंगे क्या? डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी। इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 19 में खत्म। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। द डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम। मैं कराऊंगा नहीं। क्यों नहीं कराऊंगा? ऑलरेडी हमने प्लैंक्स कांस्टेंट फाइंड आउट किया है। प्लैंक्स कांस्टेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बताओ जल्दी से। प्लैंक्स कांस्टेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? प्लैंक्स कांस्टेंट को हम h से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कौन से फॉर्मूला यूज करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं? इक्वल टू h न्यू हमारे पास एक फॉर्मूला है। तो h इक्वल टू क्या बनेगा? बनेगा E बाई न्यू। इस वाले फॉर्मूला की मदद से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? लीनियर मोमेंटम इनटू रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। इस वाले फॉर्मूला यूज करके हम एंगुलर मोमेंटम का भी डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। उसी के साथ साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन भी खत्म, ठीक है। आपको घर में फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट क्या करना है? मैंने प्रीवियसली ये फाइंड आउट किया है, ठीक है। ये वाला भी हमने आज के सेशन में फाइंड आउट किया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है? दोनों को फिर से
फाइंड आउट करके ऑप्शन के साथ मैच करना है, ठीक है। तो ये वाला आप घर पे कर सकते हो, मुझे पता है, होमवर्क रहेगा। अब नया वाला क्वेश्चन, ठीक है। डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होल टू द पावर माइनस हाफ, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होल टू द पावर माइनस हाफ। अब आपको क्या करना है, इस वाले टर्म का डायमेंशन फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड आउट करना है, द डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट टू द पावर माइनस हाफ, ये टू द पावर में है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कंफ्यूजन होने की कोई बात नहीं है। क्या है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट टू द पावर माइनस हाफ है, ठीक है। क्या है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट टू द पावर माइनस हाफ। आपको याद रख के चलना है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट टू द पावर माइनस हाफ ऑलवेज इक्विवेलेंट टू स्पीड ऑफ लाइट, ऑलवेज इक्विवेलेंट टू क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। मतलब म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट टू द पावर माइनस हाफ आपको क्या देगा, स्पीड ऑफ लाइट देगा। कहां पर, इन वैक्यूम, इन वैक्यूम, ठीक है, इन वैक्यूम। इससे इसको हम किस टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पीड ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्पीड का डायमेंशन क्या बनता है, एल टू द पावर माइनस वन। तो आपका डायमेंशन क्या निकलेगा, एल टू द पावर माइनस वन, एल टू द पावर माइनस वन। कहां पर, कहां पर, कहां पर, कहां पर, हाँ, एल टू द पावर माइनस वन। सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अब दूसरे तरीके भी निकल सकते हो, दूसरे तरीके से भी कैसे, आपके पास क्लास 12 में जाओगे तो आपके पास कूलम्ब्स लॉ मिलेगा, ठीक है। कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला क्या है, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इस वाले फॉर्मूला से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो, एप्सिलॉन नॉट को फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो आपको और एक फॉर्मूला मिलेगा, ठीक है, डी बी इक्वल टू, इसको बायोट से लॉ कहते हैं, ठीक है, म्यू 0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, ठीक है। क्या मिलेगा, डी बी इक्वल टू म्यू 0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ऐसा एक मिलेगा, ठीक है कि नहीं, बताओ। हाँ, इन दोनों फॉर्मूला को यूज करके आप एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट फाइंड कर सकते हो। उसके बाद दोनों को कहाँ बिठाना है, इस वाले फॉर्मूला में बिठाना है, ठीक है। तो आपको सेकेंड वाले प्रोसेस में बहुत बहुत ज्यादा टाइम की जरूरत होंगे। तो इससे आसानी क्या है, आपको अभी याद रख लेना है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट टू द पावर माइनस हाफ इक्विवेलेंट टू स्पीड ऑफ लाइट इन क्या वैक्यूम, ठीक है। तो उसी के साथ साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 21 भी खत्म। अब क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में आप देखते हैं आपके पास क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 22 में आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 22 में आपके पास क्या है, द डैम्पिंग फोर्स इज अ टाइप ऑफ फोर्स, द डैम्पिंग फोर्स ऑफ एन ऑसिलेटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। किसके साथ प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी के साथ प्रोपोर्शनल है, ठीक है, हमने लिख लिया है, ठीक है। द यूनिट ऑफ द कांस्टेंट, तो अगर आप इस प्रोपोर्शनल साइन को ओमिट करने जाओगे, इक्वेशन बनाने जाओगे, तो आपके पास क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, के से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो के इक्वल टू आपके पास क्या बनता है, के इक्वल टू आपके पास बनता है एफ बाई वी। क्या बनता है बताओ, एफ बाई वी बनता है। तो एफ किसको रिप्रेजेंट करता है, फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, तो ये भी आपको पता है। तो डायमेंशन क्या होगा, एम एल टू द पावर माइनस 2 होगा। वी किसको रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो वेलोसिटी, ओ सॉरी 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 सॉरी, आपको डायमेंशन चाहिए नहीं, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए यूनिट, ठीक है। आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए यूनिट, ठीक है। तो फोर्स का यूनिट बिठाओ, वेलोसिटी का यूनिट बिठाओ, ठीक है। तो हमें चाहिए क्या, यूनिट, ठीक है। तो फोर्स के लिए आप क्या लिखोगे, फोर्स के लिए क्या लिख सकते हो बताओ, फोर्स के लिए आप क्या लिख सकते हो, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। और एक प्रोसेस है, एफ इक्वल टू क्या है आपके पास, एम है। तो एम के लिए आप लिख सकते हो केजी, और एक्सीलरेशन के लिए लिख सकते हो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेलोसिटी के लिए लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड। तो आपका बनेगा केजी मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड बाई एम। एम कैंसिल हुआ, सेकेंड सेकेंड से कैंसिल होकर आपके पास फाइनली बनेगा केजी सेकेंड टू द पावर माइनस 1, ठीक है। केजी सेकेंड टू द पावर, हाँ, आपके पास ऑप्शन नंबर ए हुआ, ठीक है। द डैम्पिंग फोर्स ऑफ एन ऑसिलेटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। तो हमने क्या करा, एक इक्वेशन बनाया, उससे टाइम यूनिट फाइंड आउट, ठीक है। तो उसी के साथ साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 22 खत्म होता है, ठीक है। तो अब है क्वेश्चन नंबर, क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 23।
क्वेश्चन नंबर 23 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें यहाँ पर प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन नंबर 23 हमें प्रैक्टिस करना है। तो क्वेश्चन नंबर 23 में आपको क्या पूछा है, देखो ध्यान से, द डायमेंशन ऑफ द क्वांटिटी ई क्रॉस बी। ई किसको रिप्रेजेंट करता है? ई रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ई को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? ई को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, सिंपल वाला, ठीक है। सिंपल वाला एक फॉर्मूला है, ई इक्वल टू एफ बाई क्यू, ठीक है। तो एफ के लिए आप क्या लिखोगे? एफ के लिए आप लिखोगे एम एल टी टू दी पावर माइनस टू। चार्ज के लिए क्या लिखोगे? चार्ज के लिए लिखोगे ए टी। तो आपका क्या बनेगा? एम ए टू दी पावर माइनस वन एल टी टू दी पावर माइनस थ्री। तो ये किसका डायमेंशन बना? ये ई का डायमेंशन, ठीक है। एम ए टू दी पावर माइनस वन, हाँ, एल टी टू दी पावर माइनस थ्री, और बगल में क्या है आपको? बी। बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। बी कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? बी फाइंड आउट करने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला है, एफ इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है। ये कहाँ से आया? ये क्लास 12 में आप पढ़ोगे। जब भी एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करने जाता है तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड एक फोर्स अप्लाई करता है, ठीक है। तो उस फोर्स का एक्सप्रेशन होता है एफ इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। आपको चाहिए क्या? बी चाहिए। तो सारा का सारा जो एक्स्ट्रा टर्म है वो क्या कर लेंगे? साइड चेंज कर लेंगे, प्रोडक्ट में है, डिवाइड बन जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या बनेगा? आपका बनेगा बी इक्वल टू एफ बाई क्यू वी साइन थीटा। क्या बनेगा? एफ बाई क्यू वी साइन थीटा। अब बताओ, साइन थीटा का तो कोई डायमेंशन नहीं होता, और एफ मतलब फोर्स, तो फोर्स का डायमेंशन क्या बनेगा? फोर्स का डायमेंशन बनेगा एम एल टी टू दी पावर माइनस टू। क्यू मतलब चार्ज, चार्ज के लिए आप क्या लिखोगे? ए टी लिखोगे। वेलोसिटी के लिए आप क्या लिखोगे? एल टी टू दी पावर माइनस वन लिखोगे। आप डायमेंशन पुट करो, एल एल कैंसिल होता है, एम जैसा है वैसा रहेगा, ए ऊपर जाएगा तो बनेगा माइनस वन, टी 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 भी कैंसिल होता है तो बनता है एम ए टू दी पावर माइनस वन टी टू दी पावर माइनस टू। ये किसका डायमेंशन हुआ? ये हुआ बी का डायमेंशन। आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए ई क्रॉस बी का डायमेंशन। क्या चाहिए? ई क्रॉस बी का डायमेंशन। इनमें आपके पास क्या है? एम ए टू दी पावर माइनस वन एल टू दी पावर माइनस थ्री इंटू बी में आपके पास क्या है? बी में आपके पास है एम ए टू दी पावर माइनस वन टी टू दी पावर माइनस टू। तो उसी के साथ साथ m और m मिलके बनता है m स्क्वायर ए टू दी पावर माइनस टू, एल जैसा है वैसा रहेगा, टी टू दी पावर माइनस फाइव, टी टू दी पावर माइनस फाइव। तो हमारे पास क्या बनता है? m स्क्वायर। देखो m स्क्वायर किसमें नहीं है? तो जिसमें नहीं है वो वाला कैंसिल, तो m स्क्वायर। उसके बाद l, हाँ l, उसके बाद टी टू दी पावर माइनस फाइव, तो टी टू दी पावर माइनस फाइव मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन बनेगा। उसी के साथ साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 23 खत्म होता है। अब क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 आपके लिए होमवर्क रहेगा। ये वाला क्वेश्चन डेफिनेटली आप घर पे कर सकते हो, बहुत इजी क्वेश्चन है। पढ़ो ध्यान से क्या कहा है क्वेश्चन में, ठीक है। क्या कहा है? इफ द फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट्स देन द डायमेंशन ऑफ मास। तो क्या करना है? फोर्स का डायमेंशन, वेलोसिटी का डायमेंशन और टाइम का डायमेंशन आपको पुट करना है। करने के बाद आपको क्या मिलेगा? मास मिलेगा। इन चारों सेटअप में से किसी एक में से मिलेगा, ठीक है। तो ये वाला होमवर्क रहा आपके लिए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में आपके पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 25 में आपके पास है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर डायमेंशनली इक्विवेलेंट, ठीक है। मतलब इन चारों सेटअप में से कौन कौन सा दोनों का डायमेंशन सेम रहेगा? तो फोर्स का डायमेंशन शायद आपको पता ही होगा, पता होने भी चाहिए। फोर्स का डायमेंशन क्या होगा? एम एल टी टू दी पावर माइनस टू। प्रेशर, प्रेशर कैसे बनता है? प्रेशर बनता है फोर्स बाई एरिया से, फोर्स बाई एरिया से प्रेशर बनता है। तो प्रेशर, फोर्स के लिए आप क्या लिखोगे? लिखोगे एम एल टी टू दी पावर माइनस टू, एरिया के लिए लिखोगे एल स्क्वायर। कैंसिल होने के बाद आपको फाइनली मिलेगा एम एल टू दी पावर माइनस वन टी टू दी पावर माइनस टू। कोई कंफ्यूजन है नहीं, ठीक है। तो उसी के साथ साथ आपका प्रेशर भी खत्म होता है। योंग्स मॉड्यूलस, योंग्स मॉड्यूलस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। स्ट्रेन का कोई डायमेंशन नहीं रहता, तो योंग्स मॉड्यूलस का भी डायमेंशन रहेगा स्ट्रेस वाला ही, स्ट्रेस।
तो स्ट्रेस कैसे फाइंड करते हैं, फोर्स बाय एरिया करके फाइंड आउट करते हैं, और फोर्स बाय एरिया बनेगा तो क्या बनेगा, प्रेशर, तो उसका भी डायमेंशन सेम रहेगा, मतलब ml⁻⁻⁻²। उसी के साथ साथ यंग्स मॉड्यूलस भी खत्म। अब आता है एनर्जी। तो एनर्जी के लिए डायमेंशन क्या आएगा, एनर्जी का डायमेंशन आता है ml²T⁻², ये होता है एनर्जी का डायमेंशन। उसी के साथ साथ आपको क्लियरली पता चल रहा है कौन से पेयर का डायमेंशन सेम आ रहा है, किसका किसका सेम आ रहा है, प्रेशर मतलब 2 और यंग्स मॉड्यूलस मतलब 3, 2 और 3 वाला किधर है, ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा खत्म होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, अब क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 में आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 26 में आपके पास है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज हैज द डायमेंशन ऑफ मास, इन सारे रेशियोज में से कौन सा करके आपको क्या मिलेगा, मास मिलेगा। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो पहला वाला ऑप्शन में क्या है, पहला वाला ऑप्शन में आपके पास है वॉल्यूम बाय डेंसिटी। तो वॉल्यूम के लिए क्या लिखते हो आप, L³ लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। डेंसिटी के लिए क्या लिखते हो, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। क्या बनता है, डेंसिटी का बनता है मास बाय वॉल्यूम। तो मास के लिए आप क्या लिखोगे m, वॉल्यूम के लिए क्या लिखोगे L³, क्यूब ऊपर जाएगा तो बन जाएगा L⁻⁶/m। तो मास तो आपको नहीं मिल रहा है सिर्फ, तो ए वाला ऑप्शन आपका गलत हुआ। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन में आपके पास क्या है, सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन में आप क्या लिख सकते हो, सरफेस टेंशन डायमेंशन क्या था बताओ, मास, मास या फोर्स बाय लेंथ। ठीक है, तो सरफेस टेंशन का हमें डायमेंशन चाहिए पहले। तो सरफेस टेंशन में आपके पास क्या है, सरफेस टेंशन पहला वाला है सरफेस टेंशन, ऊपर में नीचे में है एंगुलर वेलोसिटी। क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, उसका क्या होगा, स्क्वायर होगा। ठीक है, तो सरफेस टेंशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, फोर्स बाय लेंथ। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, फोर्स बाय लेंथ। ठीक है, अब क्या है, आप आपके पास है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैं लिख रहा हूं पूरा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। ठीक है, उसका क्या बनेगा, उसका बनेगा स्क्वायर। ठीक है, तो फोर्स के लिए आप क्या लिखोगे, फोर्स के लिए आपका बनेगा ml⁻⁻², और लेंथ के लिए बनेगा L। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए कोई डायमेंशन नहीं है, टाइम के लिए बनेगा T, उसका बनेगा स्क्वायर। तो आपके पास बन जाएगा, ऊपर में न्यूमरेटर में रहेगा mt⁻², और नीचे बनेगा t⁻²। ठीक है, -2 कैंसिल होता है, तो आपके पास बनता है सिर्फ m। क्या बनता है, सिर्फ m। तो ऑप्शन नंबर बी अभी के लिए तो सही है। ठीक है, अब देखो लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम के में आपके पास क्या है बताओ, लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन क्या आता है बताओ, डायमेंशन आता है बताओ जल्दी से, ml⁻⁻²। फोर्स का डायमेंशन क्या आता है, ml⁻²। ठीक है, ml कैंसिल, तो सिर्फ t रहेगा, तो छोड़ दो, ये वाला भी नहीं होगा। प्रेशर इज इक्वल टू क्या बनता है बताओ, प्रेशर बनता है फोर्स बाय एरिया। फोर्स के लिए आप क्या लिखोगे बताओ, ml⁻²। एरिया के लिए क्या लिखोगे, L²। पावर मतलब वर्क डन बाय टाइम, तो वर्क डन के लिए आप क्या लिखोगे, ml²T⁻²। उसके बाद टाइम के लिए आप क्या लिखोगे, t। ठीक है, तो न्यूमरेटर में आपके पास क्या रहेगा, ml⁻⁻1T⁻²। डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, ml²T⁻⁻3। तो mm कैंसिल होता है, l और t रह जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत होता है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनता है आपका, करेक्ट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला आपका करेक्ट ऑप्शन बनता है। क्वेश्चन नंबर 26 भी खत्म। अब क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 27 में थोड़ी सी गड़बड़ी है। क्वेश्चन नंबर 27 में कौन सा गड़बड़ी है, ए डायमेंशनल कांस्टेंट। डायमेंशनल कांस्टेंट मतलब होता है जिसका डायमेंशन नहीं रहता। तो किसका डायमेंशन नहीं रहता, पॉइजन रेशियो का डायमेंशन नहीं रहता, रिलेटिव डेंसिटी का भी डायमेंशन नहीं होता, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का भी डायमेंशन नहीं होता। किसका होता है डायमेंशन, ऑप्शन नंबर बी का डायमेंशन होता है। तो ये वाला सिर्फ आपका गलत ऑप्शन हुआ। इन तीनों में से कोई एक आप मार्क कर दोगे तो आपका सही ऑप्शन रहेगा। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ऑप्शन में थोड़ा गड़बड़ी है। ठीक है, नहीं तो करेक्ट ऑप्शन तीनों बनेगा। ठीक है, कौन सा वाला, ए, सी और डी। क्या बनेगा, ए, सी और डी करेक्ट ऑप्शन बनेगा। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 हम यहाँ पर नहीं करेंगे। बहुत ही इजी वाला क्वेश्चन, ऐसा वाला क्वेश्चन हमने बहुत सारा ट्राई किया है। तो आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो पहले। ठीक है, क्या है, इफ एनर्जी ई
velocity v and time t are chosen as fundamental quantities, the dimensional formula of surface tension will be, मतलब आपको एनर्जी का डायमेंशन, वेलोसिटी का डायमेंशन और टाइम का डायमेंशन कहाँ पुट करना है, इन सारे सेटअप में से एक में पुट करके चेक करना है, ठीक है। चेक करने के बाद आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन का डायमेंशन भी आपको पता है, इन हर एक टर्म का डायमेंशन भी आपको पता है, और कैसे करते हैं वो भी आपको पता है। तो ये वाला आप होमवर्क में कर सकते हो, मुझे विश्वास है, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर